Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your SST teacher. So, we are again together to study our chapter 4 of class 7th, which belongs to subject civics, which is the state government and its working and role. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम जानेंगे इस बार, उसका वर्किंग क्या होता है और उसका रोल क्या होता है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। क्या क्या पढ़ा जाएगा, फेडरल सिस्टम क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है लॉज बनाने का, और स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। अब हम सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल्स होते हैं। दे आर यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हम सभी जानते हैं जो स्टेट वाइज होती है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो सिटी में अलग अलग गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जांपल पार्षद, अभी इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली, ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है लोकल गवर्नमेंट में आती हैं। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, शुरुआत में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, ये एक गवर्नमेंट है या एक सिस्टम है जो कि पावर्स को इक्वली एक स्पेसिफिक मैनर में डिवाइड करता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पावर को डिवाइड करता है फेडरल सिस्टम बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दैट्स वाई ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। फेडरलिज्म से क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर वाला प्रॉब्लम है वो अराइज नहीं होता, क्योंकि हमने पावर डिवाइड कर दी है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि किसी एक के हाथ में ही सारी पावर आ जाए और वो सुपीरियॉरिटी बन जाए। इसी वजह से ये सिस्टम इनिशिएट किया गया था। तो फेडरलिज्म बनाया गया टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर। फेडरल इंडियन सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम है, मतलब यहाँ पर पावर शेयर की जाती है बिटवीन सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यूनाइट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कौन यूनाइट करता है, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दे रिमेन इंडिपेंडेंट इन देयर इंटरनल अफेयर्स। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को यूनाइट तो करती है यूनियन गवर्नमेंट, पर जो स्पेसिफिक अलग अलग स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स होते हैं वो उनके खुद के रहते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं होता। किसका, यूनियन गवर्नमेंट का। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर कैसा है, पावर्स क्या क्या मिली हुई हैं और फंक्शंस क्या क्या है। So, state governments is formed by the party that wins more than half the seats in a state election। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरह से बनती है, जब इलेक्शंस होते हैं तो जिस पार्टी को आधे से ज़्यादा वोट मिलते हैं या फिर आधे से ज़्यादा सीट्स पे जो पार्टी जीतती है वो पार्टी बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। इसको कहा जाता है सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम, क्योंकि एक सिंपल सिस्टम है जिसमें मेजॉरिटी देखी जा रही है कि जो मेजॉरिटी में है वो जीता और वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टेट गवर्नमेंट की पावर, विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर हम बात करें तो वो किसके पास होती है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ये एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। जो गवर्नमेंट होता है वो हेड होता है, सिर्फ मात्र स्टेट का हेड होता है। रियल पावर्स जो होती हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास में होती है। ठीक है, गवर्नर सिर्फ हेड का कहलाया जाता है स्टेट का, बट जो पावर हैंडलिंग है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बनता है सुप्रीम कोर्ट से एट द नेशनल लेवल एंड हाई कोर्ट से एट द स्टेट लेवल।
इंडिया का जुडिशियल सिस्टम मतलब, जुडिशियल सिस्टम का मतलब है जहां पर जजमेंट होता है, वो सिस्टम जो जजमेंट्स प्रोवाइड करता है किसी भी इशू से रिलेटेड। तो जजमेंट कौन प्रोवाइड करता है? जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम मिलकर बनता है सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होता है? नेशनल लेवल पे, ठीक है। और हाई कोर्ट हर स्टेट में होता है, स्टेट वाइज अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, अब स्टेट लेजिस्लेचर किस तरह का होता है? तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, सेकंड इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को कहा जाता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज एमएलए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को कहा जाता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इज एमएलसीज। लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वहीं पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप होती है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली साइज, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी साइज है उसका 1/3 अगर किया जाए तो उतने लोग होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें है 60 से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए, तो मान लीजिए 60 ही मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबर्स हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप इज 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली साइज। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज क्या हुआ? 60 मेंबर्स, 1/3 उसका क्या हुआ बताइए? 20 मेंबर्स, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज क्या हुआ? 20 मेंबर्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्या चीज पढ़ रहे हैं हम? लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म होता है, मतलब इसका कितने टाइम तक ये एक्टिव रहती है, वो होता है 5 इयर्स, जबकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका टर्म होता है 6 इयर्स, एज 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स। इसके जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो इसका टर्म जो होता है वो 6 साल का होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कुछ मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होते हैं जो इसमें वोटिंग करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। जो मेन फंक्शन लेजिस्लेचर का है वो क्या है? टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर का काम है कि वो लॉज बनाए या फिर ऐसे लॉ जो कि आउटडेट हो चुके हैं उनको अबॉलिश करे, मतलब हटा सके। तो मेन काम क्या है? टू मेक लॉज एंड टू अबॉलिश आउटडेटेड लॉज। लेजिस्लेचर जो होता है वो फाइनेंसेस के ऊपर भी ध्यान देता है स्टेट के, कि किस तरह से फाइनेंसेस चल रहे हैं। मोस्ट स्टेट्स आर यूनिकैमरल। ये वर्ड देखिए ध्यान से, यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब है सिर्फ एक हाउस होना। हमने पढ़ा है 2 तरह के हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अगर आप नहीं जानते तो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में 2 हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जहां पर अपर हाउस सिर्फ एक ही हाउस होता है उस सिस्टम को कहते हैं यूनिकैमरल। सम स्टेट्स लाइक बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश आर बाइकैमरल। बाइकैमरल क्या होता है? अब यहाँ पर 2 हाउसेस हैं। यूनिकैमरल में एक हाउस है, जबकि बाइकैमरल में 2 हाउस होते हैं, विच इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को कहा जाता है विधानसभा और लोअर हाउस को कहा जाता है विधान परिषद। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे विधानसभा भी कहा जाता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस कहलाता है, एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो डायरेक्टली इलेक्ट करती है मेंबर्स को। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे आर द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज विच पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये उस इलेक्टोरल ग्रुप के पार्ट होते हैं जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है
They are also the members of Rajya Sabha and 1/3 members of Legislative Council. हमने यहाँ पर पढ़ा था ये चीज, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज लोअर हाउस, ये हमने पढ़ लिया। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे आर द पार्ट ऑफ उस इलेक्टोरल ग्रुप के पार्ट होते हैं जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दे आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑल्सो एंड 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट एक्सीड 500। ये हमने भी पढ़ा, 500 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। बट एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, यहाँ पर भी है। स्टेट्स लाइक गोवा, मिजोरम, सिक्किम एंड नागालैंड, ये एक्सेप्शंस हैं क्योंकि यहाँ पर 60 से भी कम मेंबर्स हैं। अब ये जो 60 से कम मेंबर्स वाला केस है, इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वहां पर लोगों की क्वांटिटी कम है, इसी वजह से ऐसा स्टेप लिया गया कि वहां पर कम लोग भी प्रेजेंट हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो है स्पीकर। द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। The speaker is responsible for carrying out meetings and debates peacefully. स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मीटिंग्स और डिबेट्स हैं वो पीसफुली कैरी आउट हो जाए। स्पीकर एक्शन ले सकता है अगेंस्ट अदर मेंबर्स, अगर जरूरत पड़ती है तो दूसरे मेंबर्स के खिलाफ स्पीकर कोई भी एक्शन ले सकता है। डेप्यूटी स्पीकर भी होता है यहाँ पर, जो स्पीकर से सेकेंड वाली पोस्ट पे आता है। डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द असेंबली इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर का काम यही है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उनकी जगह पर जो रिप्रेजेंट करता है असेंबली को वो कौन होता है? डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, टर्म के बारे में हमने पढ़ा था, इसका टर्म होता है 5 years। ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी इस टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है और ये परमानेंट हाउस नहीं होता, दैट्स वाई इसका टर्म डिसॉल्व भी किया जा सकता है, मतलब 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द गवर्नर। सेशन की बात करें तो सेशन जो होता है इसमें 2 सेशंस होते हैं, एटलीस्ट 2 सेशंस तो होने ही चाहिए एक साल में। इंटरवल बिटवीन दीज 2 सेशंस मस्ट बी 6, नॉट मोर देन 6 months। 6 months से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इंटरवल नहीं होना चाहिए इन दोनों सेशंस के बीच में। एटलीस्ट 1/10 ऑफ द मेंबर शुड अटेंड द सेशन। अब जो टोटल मेंबर्स हैं उनके 1/10 मेंबर्स जरूर आने चाहिए इन सेशंस में। इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो ये 3 तरह के सेशंस इंडिया में पाए जाते हैं। अब एमएलए की बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनको मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन किस तरह की चाहिए ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस विच आर नेसेसरी टू बिकम एमएलए। कैंडिडेट को कॉन्टेस्ट करना है अगर एमएलए के लिए तो उसके पास ये क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। द कैंडिडेट हैज टू कॉन्टेस्ट द असेंबली इलेक्शंस ऑफ स्टेट। उनको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है असेंबली इलेक्शंस में। The person should be citizen of India. The person should be a voter in any constituency of the state. Voter होना चाहिए, मतलब वोटर आईडी कार्ड बना होना चाहिए उनका। He or she should not be less than 25 years of age, मतलब 25 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए उनकी। In case of contesting for a seat reserved for scheduled caste or scheduled tribes, he or she should be member of SCs and STs. जो scheduled caste और scheduled tribes होती हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। ठीक है, बट अगर कोई पर्सन इस कास्ट कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उस कैटेगरी से बिलोंग करता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शंस में और वो इस कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं करता,
ठीक है, तो बिलोंग करना चाहिए SC/ST से अगर आप उसके नाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। He or she should not be convicted of any offense and sentenced to an imprisonment of 2 years। मतलब उस पर्सन पे कोई भी चार्जेस नहीं होने चाहिए और उनको 2 साल की या फिर उससे ज्यादा की कभी भी सजा नहीं होनी चाहिए। 2 साल से कम की सजा एक्सेप्टेबल है, बट 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इज विधान परिषद। तो विधान परिषद की बात करें तो ये होता है अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इट इज कॉल्ड द अपर हाउस या फिर विधान परिषद। 2 नाम होते हैं, अपर हाउस और विधान परिषद। साइज की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज डिपेंड करता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 होता है, अभी हमने पढ़ा था। टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो टोटल स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की उसका 1/3 करें तो उससे ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स होने चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 40 अनलेस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। 40 से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो इट वॉज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। 40 से कम नहीं होने चाहिए मेंबर्स। अनलेस अप्रूवल अगर उनको मिल जाता है तो अलाउड है, अगर नहीं मिलता तो अलाउड नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है, पार्टली नॉमिनेट किया गया है, पार्टली इलेक्टेड होता है, मतलब आधा नॉमिनेटेड है आधा इलेक्टेड है। कुछ मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं जबकि कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। इनको कहा जाता है MLC विच इज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर्स 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज इलेक्ट अदर 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। लोकल बॉडीज मतलब अभी मैंने बताया था सिटी लेवल की बात की जाए तो उसे लोकल बॉडीज कहा गया है। तो लोकल बॉडीज के जो मेंबर्स है वो बाकी बचे 1/3 को इलेक्ट करते हैं। टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स हु हैव टॉट फॉर 3 or more years इलेक्ट 1/12। मतलब कि 1/12 मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? टीचर्स जो कि सेकेंडरी स्कूल्स को पढ़ाते हैं, 3 या 3 से ज्यादा साल उन्होंने पढ़ाया हुआ है, वो इलेक्ट करते हैं 1/12 मेंबर्स को। ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग ऑल्सो इलेक्ट 1/12 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। जो ग्रेजुएट हैं 3 years से या फिर उससे ज्यादा के, वो इलेक्ट करते हैं, वो भी इलेक्ट करते हैं 1/12 मेंबर्स को। रिमेनिंग 1/6 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। जो बचे हुए 1/6 मेंबर्स हैं वो गवर्नर इलेक्ट करता है। दीज मेंबर्स आर चूजन फ्रॉम फेमस पीपल इन वेरियस फील्ड्स। फेमस लोगों से इलेक्ट किया जाता है, जिनको गवर्नर इलेक्ट करता है वो फेमस लोगों को इलेक्ट करता है जो कि अपनी अपनी फील्ड में फेमस हैं, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। ठीक है। टर्म की बात करें तो टर्म कितना होता है? टर्म इसका 6 years होता है, हमने ऊपर पढ़ा था। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस है, मतलब इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं हर 2 साल में, इसी वजह से इसका सेशन कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में बनने के लिए? बोथ हाउसेस। A person who wants to become member of a state legislature should have the following qualifications. He or she should be citizen of India, ये हम सभी जानते हैं। 25 years of age होना चाहिए for the legislative assembly and 30 years of age for legislative council. He or she should not hold any office of profit in the government of India और एनी स्टेट गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में उन्हें किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ही और शी शुड नॉट बी अनसाउंड ऑफ माइंड, मतलब वो मेंटली स्टेबल होने चाहिए और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है। ही और शी शुड नॉट बी अ कन्विक्ट और हैव अ केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम और हर। उनके ऊपर कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए और वो किसी भी केस के कन्विक्ट, मतलब जिस पर शक हो, वो पर्सन नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।